अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुशामदीद। इलामा अडियालवी को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की तजवीज़ लेकर कौन सामने आया था? आखिरकार ये सच भी सामने आ गया, और ये सच किसी और की तरफ से नहीं बल्कि खुद इमरान अहमद खान नियाजी हाल मुकीम अडियाला जेल की अपनी जुबान से अदा हुआ, और उन्होंने अपनी जुबान से इस बात का इतराफ कर लिया कि ना कोई ISI दा बंदा भायन आया सी, ना कोई MI दा बंदा भायन आया सी, ना ही जनरल हेडक्वार्टर से कोई बंदा इमरान खान से मिलने आया था जिसने इमरान खान को प्लेट में रखकर ये तजवीज़ पेश की हो कि जनाब आप हमारी जान पर बहुत बड़ा अजाब हैं, आपको अडियाला जेल से निकाल कर बनी गाला शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये अजाब हमारे सर से टले और ये अजाब बनी गाला के अंदर ही घूमता फिरता रहे और कौम इसके शर से महफूज रह जाए। इमरान खान ने अपनी हमशीरा मुहतरमा अलीमा खान के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि कौम के नाम एक पैगाम जारी कर दिया है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस पैगाम में अलीमा खान ने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा इस बात का मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए एतराफ़ किया कि जनाब ये कोई और बंदा पेशकश लेके नहीं आता, जिससे मैंने भी आपसे गुजारिश की। ये पेशकश इमरान अहमद खान नियाजी का सबसे बड़ा कासालेस अली अमीन गंडापुर लेके आया था, और अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को ये पेशकश बताते हुए इस बात का भी इज़हार किया था कि अली अमीन गंडापुर को भी ये पेशकश किसी नामालूम जरिए से मौसूल हुई है, किसी तीसरे बंदे से मौसूल हुई है, और वो इस पेशकश को लेकर दौड़ा दौड़ा जो है वो पिशावर से पहुंचा अडियाला, और अडियाला जाकर जनाब उसने इस बात का इजहार कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जनाब ये झूठों की बारात है, और झूठों का इस जम्मे गफीर के अंदर अगर किसी तरह से कोई सच की आवाज आ जाए तो जनाब ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। इनकी जुबान से सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, हमेशा झूठ ही निकलता है। अगर आपको नहीं यकीन आता तो 2 मिसालें आपकी खिदमत में पेश करता हूं। पहले ये बात कि इमरान अहमद खान नियाजी को ये जो पेशकश है आई थी, इसका इस हवाले से खाकसार ने सबसे पहले आपकी खिदमत में इस खबर को बताया था, और उस वक्त बताया था नवंबर के अंदर जब ये मुलाकातें इनकी बैक चैनल हो रही थी, और ये फाइनल कॉल को रुकवाने के लिए जो बैक चैनल राब्ते थे मोहसिन नकवी के साथ वो किए जा रहे थे। उस मौके पर यह खबर मैंने आपको दी थी, और उसके बाद ये खबर आज से 4 रोज पहले यानी तकरीबन 3 जनवरी को यह खबर मैंने एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में रखी, और इस मरतबा इस खबर की तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर की थी कि जनाब कौन कौन कहां कहां पर जो है ना टांका फिट करने की कोशिश कर रहा है। अलबत्ता अब की सूरत ये है कि अभी कल ही इमरान खान की तरफ से एक ट्वीट आया है, मंजर आम पर उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब एक जानिब ये लोग मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, इसमें तो किसी को कोई शक व शुबा नहीं कि असद कैसर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के एक सियासी रहनुमा है, मैं सियासी का लफ्ज इस्तेमाल किया जानबूझ के, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ में रहनुमा बड़े हैं, लेकिन कोई बंदा जिसका ये अपर चैम्बर में सियासत नाम की कोई चीज मौजूद हो वो मदूदे चंद हैं, वो सिर्फ चंद है, जिसमें एक असद कैसर भी शामिल है जिसके अपर चैम्बर के अंदर सियासत किसी न किसी लेवल पर अब मौजूद है। उस शख्सियत ने, असद कैसर ने खुद एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 मरतबा स्पीकर नेशनल असेंबली का बुआ खड़काया, उनके साथ राब्ता किया, उन पर इस बात का तरला डाला कि पायन ताड़ी मेहरबानी मुज़ाकरात कर ले, क्योंकि अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ये टाइम अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा फिर हमारे पास ये जो गेम है ये पूरी की पूरी हमारे हाथ से निकल जानी है, और उसके बाद हम एक दूसरे से बैठ के कहेंगे आ अंदलीब मिलके करें आहोजारियां, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचना। एक नहीं, 2 नहीं, 3 मरतबा असद कैसर की तरफ से राब्ता करने पर स्पीकर नेशनल असेंबली ने इनकी मुलाकात का बंदोबस्त कराया, और मौका था जनाब सरदार अयाज सादिक साहब की हमशीरा के इंतकाल के बाद, और उस मौके पर असद कैसर ताज़ियत के लिए जाते हैं स्पीकर के घर, और वहां पर जनाब शहबाज शरीफ भी उसी टाइम पे आते हैं, और वहां पर पहली गैर रस्मी मुलाकात होती है असद कैसर की शहबाज शरीफ के साथ स्पीकर अयाज सादिक के घर पर, और वहां पर इन मुज़ाकरात के हवाले से फैसला किया जाता है, और फिर इस मुज़ाकरात के हवाले से एक कमेटी बनाई जाती है, और उन कमेटियों ने आपस में कमेटी डालनी थी कि पहले कमेटी किधर निकलनी है। फिर अभी ये कमेटी डली तो उसके बाद ये वाला मामला सामने आ गया कि जनाब मुतालबा, सबको इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ वो जमात है जिसकी तरफ से अपनी बात से फिर जाना और यूं चुटकी बजाते फिर जाना उससे कोई बईद नहीं है, झूठों के इमाम है, लिहाजा इनसे किसी तरह का कोई भी वारदात का आप वो रख सकते हैं इनसे तवक्को।
اسی لیے مذاکرات کے اندر اس بات کو طے کیا گیا کہ جناب ایک تو مذاکرات جو ہیں یہ ریکارڈڈ ہوں گے، یعنی اس کے منٹس آف میٹنگز کو ریکارڈ کیا جائے گا، اور پھر منٹس آف میٹنگز تمام جو شرکاء ہیں اس کے ساتھ ان کو شیئر کیا جائے گا، اور تمام شرکاء جس وقت میٹنگ آف منٹس کو ویٹ کر دیں گے، اپروو کر دیں گے، پھر اس کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے کہ جناب یہ جملہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ جملہ فلاں نے کہا تھا، مجھ سے منسوب کر دیا گیا ہے، تو وہ اس چیزوں کو ریکارڈ پر لے کے آئے گا تاکہ پھر منٹس آف میٹنگ باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف تحریری طور پر مطالبات دے گی، اور گورنمنٹ آف پاکستان یا یہ جو حزب اقتدار ہے یہ بھی تحریری طور پر اس کا جواب دے گی تاکہ کسی طرح کا کوئی ابہام نہ ہو۔ اب اس چکر کے اندر پاکستان تحریک انصاف 2 مرتبہ عمران خان سے ملاقات کر چکی ہے۔ تیسری مرتبہ ملاقات کے لیے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہمیں ایک ایسا ماحول دیا جائے جہاں پر میں ہوں اور میرا یار ہو، درمیان میں کوئی نہ ہو، اور اس کے لیے وقت کی بھی کوئی قید نہ ہو کہ جناب یہ ملاقات جو ہے وہ آدھا گھنٹہ جاری رہے گی، 35 منٹ جاری رہے گی، 1 گھنٹہ جاری رہے گی، 2 گھنٹہ جاری رہے گی۔ اس ملاقات کے لیے وقت کی حدود کو ختم کر دیا جائے اور کھلے آسمان تلے یہ ملاقات ہو تاکہ اس کو بگ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ ملاقات کرنا چاہتے تھے یا ملاقات کے نام پر کوئی نیا فساد کریٹ کرنا چاہتے تھے اور نئے فساد کی منصوبہ بندی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں، 9 مئی اور 26 نومبر کی جوڈیشل تحقیقات، اور دوسرا ہے کہ تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اب یہ 2 مطالبات کے لیے عمران خان ایک سے زائد مرتبہ، آج بھی علیمہ خان نے اس بات کا ذکر کر دیا کہ جناب ہمارے یہ 2 ہی مطالبات ہیں، تو ان 2 مطالبات کے لیے ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے عمران خان کو کھلے آسمان تلے انہوں تپلو آن لی تے بلایا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان انہوں تپلو آن لے کے آیا، جناب انہوں ڈیالہ جیل دے میدان سے لے آؤ تاکہ سب اس کو دیکھ لیں، اس نمونے کو دیکھ لیں کہ جناب یہ نمونہ کہاں سے آیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اب جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی، ایک جانب مذاکرات کے نام پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور پھر اس بات کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ غیر جمہوری انداز میں، غیر سیاسی انداز میں، کہ جناب ہم کو تصادم کی سیاست کی طرف لانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اب یہ تصادم کی سیاست ہے یا یہ ٹویٹ جس کا عکس آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ٹویٹ جو ہے وہ بذات خود تصادم کے راستے پر چلنے کا ایک اشارہ ہے۔ ایک جانب یہ جماعت مذاکرات کے لیے پیروں کے اوپر جو ہے وہ ماتھا رگڑی ہے، دوسری جانب یہ گریبان پر ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں۔ یہ عجیب مذاق ہے، یعنی آپ کو اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر آپ سیدھی طرح جھک کے لچک کے جناب تاڑی مہربانی تارنا گل کر لو۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ ایک ہاتھ گھٹنوں پر دوسرا ہاتھ گریبان پر؟ اس سے کیسے مذاکرات ہوتے ہیں؟ اب مذاکرات کے لیے اسد کیسر اور تڑیاں لگانے کے لیے علامہ ڈیالوی تڑی لگائی ہے۔ اس ٹویٹ کا اسکرین شاٹ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لا، یعنی ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لا دیکھے ہیں۔ یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لا پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا، جس میں جمہوریت کو بالکل روند دیا گیا تھا۔ مشرف اس حوالے سے قدرے لبرل تھا۔ جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور سے کیا جا سکتا ہے۔ مارشل لا میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے تاکہ عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بھی آواز بلند کرنے والا نہ ہو۔ آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے اس لیے اس کی آواز بند کی جاتی ہے۔ عدلیہ کیونکہ غلط فیصلوں پر ایکشن لینے کا حق رکھتی ہے اس لیے اس کے اختیارات بھی سلب کر لیے جاتے ہیں۔ آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس مارشل لا میں یہ تمام فسطائی حربے بدرجہ اتم موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام تک میڈیا پر لینے پر پابندی ہے۔ جیسے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے ذریعے واضح ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی اصل طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس کیا، وہی کام آج بھی کیا جا رہا ہے۔ فارم 47 کی بوگس اور فراڈ حکومت کو بچانے کے لیے تحریک انصاف کو مسلسل کچلا جا رہا ہے، اور ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی ایک کٹ پتلی اور اردلی یعنی بیٹمین ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور تو وزیر اعظم شوکت عزیز تھا مشرف کے دور میں، اور اس نے انتخابات کرائے تھے۔ یہ عمران خان صاحب، اس سے بڑی لمبی ٹویٹ ہے جو انہوں نے تحریر کی۔ یہ 2 پیراگراف میں نے اس وجہ سے منتخب کیے تاکہ آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے کہ یہ کھیل کون سا کھیلنا چاہتے ہیں۔ انفیکٹ یہ
इनका जो रवैया है बुनियादी तौर पर, जिससे मैंने आपसे कहा कि एक हाथ गोडों पर दूसरा हाथ गिरेबान पर, तसादुम तसादुम इनके लिए ऑक्सीजन है, मुनाफकत की सियासत इनके लिए ऑक्सीजन है। इनका मुनाफकत की सियासत और तसादुम की सियासत का पाइप बंद कर दें, मर जाएंगे, 2 मिनट नहीं लगेंगे, मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे, क्योंकि इनको यही इनकी ऑक्सीजन है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर हाल क्या होगा? पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एहतजाज के अलावा कुछ नहीं आता, ये तामीर नहीं कर सकते। इनका जब इक़्तिदार था वो इनके लिए मौत साबित हो रहा था, क्योंकि गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं। उस्मान बुजदार जैसा बिल्ला यहाँ पे बिठाया हुआ था, जो है दूध की सारी मलाई बुशा बीबी को दे देता था, बाकी दूध था इधर उधर बांट देता था, और जो प्याली चैलेंजर रहे जो आप पी जाते थे। इसके अलावा तो उनके पास और काम कोई नहीं था। गवर्नेंस का ये लेवल था कि वजीर आजम इस्लामाबाद से पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब खैबर पख्तूनख्वा में महमूद खान उस्मान बुजदार प्लस था, उसको वहां पे बिठाया हुआ था। अब इससे अंदाजा लगाए ना कि गवर्नेंस तो इमरान खान की सरिश्त में नहीं है। उनके लिए जो बुनियादी चीज है वो है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर बहाने तराशना, सोशल मीडिया पर बैठकर तरह तरह की तावीलें जो है वो घड़ना, और उसके बाद अब मौजूदा सूरत हाल में अदलिया, फौज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे रियासती इदारों को निशाना बनाना अब इनका वतीरा है। गैर हकीकत पसंदाना मुतालबात और हतमी धमकियों के जरिए पीटीआई इनफैक्ट मुज़ाकरात के इस अमल को ना सिर्फ सबूताज कर रही है, बल्कि सियासी अफरा तफरी को बरकरार रखने की हिकमत अमली पर भी अमल दरामद कर रही है। अब अगर गौर करें आप, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस मौके पर, जब गवर्नमेंट उसके साथ निगोशिएशन पर आने के लिए तैयार है और वो चाहते हैं कि हम तो माइल बकरम है, कोई साइल तो हो। गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब हम तो माइल बकरम है कि हम साडे नाल पहन आगे बैठो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ तैयार हैं, लेकिन कोई आए तो सही, और अगर आए तो इस बात पर तय करके आए कि जनाब हमने पाकिस्तान की मुश्किलात को दूर करना है, इसके लिए अगर हमें अपनी सियासत की कुर्बानी भी देना पड़ेगी तो हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन नहीं, इस तरह की बात नहीं होगी। सियासत नहीं करनी, तामीर नहीं करनी, करनी है तो तखरीब, करनी है तो जारहाना सियासत, करनी है तो सड़कों पर एहतजाज, धरने और इक्तिसादी सरगर्मियों को नुकसान पहुंचाना, जैसे सीपैक को नुकसान पहुंचाया था। और अब वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो दोस्त ममालिक पाकिस्तान में करना चाहते हैं, उसके रास्ते में रुकावटों को क्रिएट करना, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। यह है टोटल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क्या जो सियासत। अब जिससे मैंने अभी आपसे गुजारिश की, एक जानिब मुतालबा, एक जानिब ये प्रोपेगेंडा कि जनाब हमें तो बनी गाला शिफ्ट करने का जो है वो ऑप्शन दिया गया था, हमने नहीं माना। पता लगा पाए ना, ये ऑप्शन किसी की तरफ से दिया ही नहीं गया था, ना फौज की तरफ से ना हुकूमत की तरफ से, किसी की तरफ से ये ऑप्शन आया नहीं था। आया था तो प्रोपेगेंडा के लिए आया था। और अली अमीन गंडापुर अपने आप को इमरान खान की नजरों में मोस्ट ट्रस्टेबल पॉलिटिकल लीडर या मोस्ट ट्रस्टेबल पॉलिटिकल वर्कर या मोस्ट ट्रस्टेबल अलाई के तौर पर सामने लाने के लिए उसने ये सारे का सारा झूठ क्रिएट किया कि भावें मनमोहन नकवी ने कंच किया कि इमरान खान उत्थे शिफ्ट कर देना, ताड़ी की राय कुछ नहीं, झूठो झूठ चौताली, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा कि जनाब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये आर्म ट्विस्ट करना चाहते हैं। मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहते हैं और इसके लिए टाइम को हासिल करना चाहते हैं, ताकि इस टाइम के अंदर ये अपने लिए कुछ नई पॉलिटिकल स्पेसेस को और इंटरनेशनल सपोर्ट को हासिल कर सके। क्योंकि इनका यह मानना है कि अब हमारे जो अब्बू हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और आकर हमें बचाएंगे। ये है सारी की सारी इमरान खान की पॉलिटिक्स। और जैसे, और ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये इसको आप आज के दिन में इसको आप नोट कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये जो मुज़ाकरात हैं इनको नाकाम डिक्लेयर किया जाएगा। और 8 फरवरी, ये तारीख नोट फरमा लें आप, 8 फरवरी को एक मर्तबा फिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। और इस मर्तबा भी जो हदफ है वो पाकिस्तान की मईशत होगा और डी चौक होगा, और डी चौक पर धरना होगा। 8 फरवरी की तारीख को आप आज के दिन में नोट कर लें, अपने पास कैलेंडर पे ले लो, पाए मार्क कर लो, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आएगा और 8 फरवरी को हम बाहर निकलेंगे तो हमारा रास्ता कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये हाफिज साहब को जानते नहीं है, जिन्होंने रोकना ना पाए, जिन्होंने ढकना है, उन्होंने चंगे भले अंदाज में ढक लेना है। उन्होंने किसी के साथ कोई
کارکنوں نے پکا کام کرنا ہے اور اس مرتبہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. عمران خان جتنے مرضی اپنی کوششیں کر لیں, مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کے پاس کچھ زیادہ ٹائم بچا ہے. جس طرح کے ایونٹس اور سیکوینس آف ایونٹس ہیں, اس سے اسی بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کی تخریبی سیاست یا پاکستان تحریک انصاف کی تخریبی سیاست کا انجام اب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں. اپنے ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.